एवरीवन, हमने लास्ट क्लास में गैसेस स्टेट्स आपका टॉपिक स्टार्ट किया था और गैसेस स्टेट में आपने गैसेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर ली थी और हमने काफी डिटेल में उसके कुछ पॉइंट्स को किया था डिस्कस। उसके बाद हमने कहा था कि गैस की प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए या गैस के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए हमें 4 मेजरेबल क्वांटिटीज की हेल्प लेनी पड़ती है और वो कौन कौन सी थी आपकी? मास, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। इसको दोबारा से हम नहीं बताएंगे, लास्ट लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। तो इन चारों टर्म्स की हेल्प से, इन्हीं क्वांटिटीज की हेल्प से हम आगे गैस की मतलब कोई भी प्रॉपर्टीज को स्टडी कर सकते हैं। अब ये देखना है हमें कि इन चारों की हेल्प से जो हमारे पास मैथमेटिकल रिलेशंस आती हैं वो कौन सी होती हैं। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बोला भी था कि जो मैथमेटिकल रिलेशंस हमारे पास आती हैं उनको हमने लास्ट का नाम दिया हुआ है कि हमारा कोई पर्टिकुलर लॉ क्रिएट होता है। अगर एक पर्टिकुलर इक्वेशन हमारे पास आ रही है तो एक हम उसको लॉ का नाम देते हैं और उनमें हमने लॉस बताए थे। जस्ट मैंने आपको नेम बताया था लास्ट क्लास में कि कौन कौन से लॉ होते हैं, आज उन्हीं को डिस्क्राइब करने वाले हैं। फर्स्ट आपका है बॉयल्स लॉ, नेक्स्ट है चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, ग्राउंड लॉ ऑफ डिफ्यूजन और आपका डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो ये आपके 5 लॉ हैं। आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा कि हमने इन सभी गैस लॉज को एक्सप्लेन करना है 1 बाय 1 और ये देखना है कि किस तरह की मैथमेटिकल इक्वेशन हमारे पास आ रही है जिसकी हेल्प से हम किसी भी गैस को एक्सप्लेन कर सकते हैं, गैसेस प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बॉयल्स लॉ को। तो बॉयल्स लॉ में हम किसके बारे में मतलब कौन सी टर्म्स की हेल्प से करेंगे इसको डिस्क्राइब? यही 4 टर्म्स होंगी जिसकी हेल्प से हम डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट वन इज MPVT, मतलब इन्हीं में से की टर्म्स को उठा के हम मैथमेटिकल रिलेशन फाइंड आउट करने वाले हैं। और M मैंने क्या बताया था आपका, मतलब M किसको रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर? मास ऑफ द गैस। P किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रेशर। V किसको रिप्रेजेंट करता है? वॉल्यूम। और T किसको रिप्रेजेंट करता है? टेम्परेचर को। तो जब बॉयल्स लॉ की हम बात करते हैं, रॉबर्ट बॉयल हमारे साइंटिस्ट थे। रॉबर्ट बॉयल 1662 में इन्होंने ये लॉ हमें दिया था। इन्होंने क्या कहा कि किसी भी पर्टिकुलर गैस का अगर गिवन मास है, मतलब कोई भी पर्टिकुलर गैस है उसका मास हमें पता है। फर्स्ट टर्म क्या है? मास अगर हमें पता है और उसमें अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देता हूं, ध्यान रखना गिवन मास की कोई भी गैस है, टेम्परेचर अगर मैं कांस्टेंट कर देता हूं तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप फाइंड आउट की जा सकती है। दोबारा सुनो क्या बोल रही हूं। रॉबर्ट बॉयल ने 1662 में हमें मैथमेटिकल लॉ दिया विच इज बॉयल्स लॉ। इसमें इन्होंने क्या कहा कि किसी पर्टिकुलर मास का, किसी गिवन मास के साथ, गिवन मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर, 2 कंडीशन उन्होंने लगा दी कि मुझे मास भी पता है, मुझे उसका टेम्परेचर भी पता है। टेम्परेचर मैंने कांस्टेंट कर दिया है तो वो उन्होंने कहा प्रेशर और वॉल्यूम इन दोनों के बीच में मैथमेटिकल रिलेशन फाइंड आउट किया जा सकता है। और उन्होंने जब इसको ऑब्जर्व किया तो उन्होंने क्या पाया कि जब भी उस गैस का मैं प्रेशर चेंज करता हूं ना, जैसे ही मैं उस गैस का प्रेशर चेंज करता हूं तो वॉल्यूम पे उसका इनवर्स इफेक्ट पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज कर दूं, प्रेशर को मैं इंक्रीज कर देता हूं, उन्होंने क्या कहा कि इसका रिवर्स इफेक्ट वॉल्यूम पे पड़ता है। रिवर्स इफेक्ट का मतलब क्या हुआ? अगर मैं प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूं तो मेरा वॉल्यूम क्या हो जाता है? डिक्रीज। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि किसी भी पर्टिकुलर गैस का अगर मुझे मास पता है और मैंने टेम्परेचर कांस्टेंट कर रखा है तो प्रेशर और वॉल्यूम में उन्हें क्या रिजल्ट मिला? प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। क्या ऑब्जर्व किया? प्रेशर जो है वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी भी गैस का गिवन मास, अगर हमें मास उसका पता है तो प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ही प्रेशर इंक्रीज किया जाएगा वॉल्यूम हमारा डिक्रीज हो जाएगा, प्रेशर डिक्रीज किया जाए और हमारा वॉल्यूम वो इंक्रीज जाएगा। इसको आप इन जनरल भी डिस्क्राइब कर सकते हो। सपोज हमारे पास किसी कंटेनर में गैस गिवन है, किस कंटेनर के अंदर हमारी गैस फिल है,
सपोज मैंने यहाँ पर कोई पिस्टन लगाया है, ध्यान से देखना, यहाँ पर हमारा गैस फिल है। प्रेशर इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है, उसका प्रेशर, ऊपर से प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है, तो प्रेशर जैसे ही इस गैस पर अप्लाई किया जाएगा तो ये क्या होगा, पिस्टन मेरा नीचे की तरफ आने लग जाएगा। सपोज यहाँ आ गया है तो वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया ऑटोमेटिकली। आप रिवर्स भी बोल सकते हो, अगर मैं प्रेशर डिक्रीज कर देता हूँ, प्रेशर डिक्रीज करना मतलब मैं उसको लूज छोड़ना हूँ, और लूज छोड़ते हैं जैसे ही हम उसको, तो ये हमारा क्या होगा, उसके वॉल्यूम को इंक्रीज कर देगा। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो हमारा कब हुआ है, वॉल्यूम इंक्रीज, जब मैंने प्रेशर को डिक्रीज किया तब मेरा वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है, और जैसे ही मैंने प्रेशर को इंक्रीज किया तो मेरा वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज कर जाता है। तो इसके पास मैथमेटिकल रिलेशन यही आता है कि प्रेशर को अगर मैं वेरी करता हूं तो मेरा वॉल्यूम भी वेरी कर रहा है, बट रिवर्स डायरेक्शन में वेरी कर रहा है। प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज, प्रेशर डिक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज। तो मैथमेटिकल रिलेशन हमारा यही रहेगा कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। दोबारा देखिए, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये चीज आपने जरूर स्पेसिफाई करनी है कि टेम्परेचर को मैंने कांस्टेंट कर रखा है फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। तो यहाँ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करने के लिए आप सभी को पता है हम क्या लगाते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करने के लिए क्या आ जाता है, कांस्टेंट। तो P इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करेंगे तो इक्वल टू का साइन आएगा, और ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करने के लिए हम लगाते हैं कोई कांस्टेंट। तो यहाँ सपोज कोई कांस्टेंट है, और ये जो V हमारा यहाँ पर न्यूमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में है, ये हमारा यहाँ पर न्यूमिनेटर में चला जाएगा, और ये हो जाएगा आपका PV। तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। कब होगा ऐसा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये आपका बॉयल्स लॉ इक्वेशन आ गई, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट मींस प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो है वो किसी कांस्टेंट के इक्वल आएगा। कब, अगर मुझे मास भी पता है और मेरा टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है किसी भी पर्टिकुलर गैस का, तो उसका प्रेशर और वॉल्यूम का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट के इक्वल आएगा। तो ये हुई आपकी बॉयल्स लॉ की मैथमेटिकल इक्वेशन। आप अगर इसको डिफाइन करोगे थ्योरेटिकली, तो थ्योरेटिकली एक्सप्लेनेशन में यही आएगा कि किसी भी पर्टिकुलर गिवन मास पर पर्टिकुलर गिवन मास की गैस का अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया जाए तो उसका प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है वॉल्यूम के। ये थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन हो गई। इसकी एक और एक्सप्लेनेशन बन सकती है कि किसी पर्टिकुलर गिवन मास की गैस का अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट कर देते हैं तो उसके प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो है वो पर्टिकुलर कांस्टेंट के इक्वल आएगा। तो ये हमारी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन हो गई। साथ ही साथ आप इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो, सपोज किसी भी गैस का प्रेशर P1 है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। किसी भी गैस का प्रेशर P1 है तब उसका वॉल्यूम होगा V1, क्योंकि अगर कोई भी गैस हमारे पास गिवन है, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर गिवन है, हमारा उसका मास फिक्स है, टेम्परेचर फिक्स है, तो उसके बाद अगर किसी का कोई प्रेशर है तो वॉल्यूम भी तो होगा ना। तो हम यहाँ पर सपोज करके चल रहे हैं, सपोज हमारे पास P1 प्रेशर है किसी पर्टिकुलर कंडीशन पर, तो उसका वॉल्यूम हमने माना V1 है। तो हम यहाँ से इस इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, P1 V1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, P1 V1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। और उसके बाद मैंने प्रेशर में चेंज कर दिया, प्रेशर सपोज मैंने चेंज किया P2 जैसे ही मैंने प्रेशर चेंज किया, अब मैं वो बात नहीं करी इंक्रीज की या डिक्रीज, बट मैंने चेंज कर दिया है P1 से। तो P1 से जैसे ही मैंने इसको चेंज किया तो वो हमारा P2 चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। तो प्रेशर अगर P2 हुआ है तो मेरा वॉल्यूम भी चेंज हुआ होगा, हमने सपोज कर लिया वो V2 हुआ है, तो इसके लिए भी क्या इक्वेशन बनेगी, P2 V2 इज ऑल्सो इक्वल टू सम कांस्टेंट। तो यहां से इन दोनों को कंबाइन करके मैं इक्वेशन क्या लिख सकती हूँ, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट के इक्वल आएगा ये। और यहां से ये दोनों टर्म्स इक्वल है अगर, तो मैं क्या लिख सकती हूँ इसकी जगह,
ये दोनों टर्म्स अगर मेरी इक्वल है तो इसको मैं मैथमेटिकली कैसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। यहां से मैं क्या लिख सकती हूँ रीअरेंज कर कर, P1 बाय P2 इज इक्वल टू V2 बाय V1। ये भी आपकी एक इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल रिलेशन है, इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा के नोट कर लेना बेशक से। और ये भी हमारी मैथमेटिकल इक्वेशन है। दोनों इक्वेशंस हमें कहाँ से मिली हैं, बॉयल्स लॉ की हेल्प से मिली हैं। तो इसका मतलब किसी भी पर्टिकुलर गैस का अगर मुझे मास पता है, टेम्परेचर अगर मेरा कांस्टेंट है, तो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट मेरा कांस्टेंट के इक्वल आएगा। फर्स्ट चीज तो हमने ये नोट की। सेकेंड हमने क्या नोट किया कि उसी गैस का जिसको मुझे मास भी पता है, जिसका मेरा टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, और मुझे कोई दो प्रेशर पता है, किन्हीं दो प्रेशर्स की कंडीशन पता है, तो उनके बीच में मैथमेटिकल रिलेशन हमारा इस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है। या तो सपोज करो मेरे पास P1 गिवन है, V2 गिवन है, V1 गिवन है, तो मैं इन तीनों की हेल्प से P2 कैलकुलेट कर सकती हूँ। सेम चीज में अगर मेरे पास V2 मिसिंग है और मेरे पास P1 P2 V1 पता है, तो हम यहाँ से V2 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस कहने का मतलब क्या है, इन चारों ही टर्म्स में से अगर कोई तीन मुझे गिवन है तो मैं फोर्थ को कैलकुलेट कर सकती हूँ। मैथमेटिकली न्यूमेरिकल वैल्यूज के लिए हमारा इंपॉर्टेंट है और ये हमारा थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपका बॉयल्स लॉ हुआ। नेक्स्ट हम करेंगे चार्ल्स लॉ। नेक्स्ट कौन सा है आपका, सेकेंड वन इज लॉ, चार्ल्स लॉ। तो आप देखिए, जैसे हमारा बॉयल्स लॉ ने टेम्परेचर को कांस्टेंट किया था और यहाँ पर चार्ल्स ने हमारे प्रेशर को कांस्टेंट किया है, ये चीज याद रखनी है। प्रेशर यहाँ पर हमारा कांस्टेंट रहेगा। चार्ल्स लॉ जो हमारा है वो एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे 1787 में, जैकस चार्ल्स नाम से एक साइंटिस्ट थे, फ्रेंच साइंटिस्ट थे हमारे। उन्होंने इसको स्टडी किया था और उसके बाद 1802 में गे लुकास ने इन्होंने मतलब इस लॉ को दोबारा स्टडी किया। गे लुकास, इन दोनों ने कंबाइंड रिजल्ट हमें दिया इसका। उन्होंने क्या कहा, मतलब सबसे पहली कंडीशन हमें यही चीज याद रखनी है कि प्रेशर यहाँ पर इन्होंने कांस्टेंट रखा है। हमने ये बता दिया है कि किसने इनको स्टडी किया था, 1787 में हमारा फ्रेंच साइंटिस्ट थे जैकस चार्ल्स, उन्होंने स्टडी किया। फर्दर 1802 में गे लुसाक ने इसके बारे में स्टडी किया और उन्होंने क्या हमारे सामने रिजल्ट दिया। उन्होंने कहा कि प्रेशर अगर किसी भी गैस का कांस्टेंट कर दिया जाए और एक पर्टिकुलर गैस मास की गैस को हमने अगर लिया है, तो वहां पर अब कौन सी टर्म बच गई, देखो हमारे पास चार टर्म्स थी, मास, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। ये चार टर्म्स थी। मास मेरा फिक्स रहेगा, प्रेशर अगर मेरा कांस्टेंट हो जाता है, प्रेशर भी मेरा फिक्स रहेगा। तो अब हमने रिलेशन किसके बीच में फाइंड आउट करनी है, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर, इन दो टर्म्स के बारे में स्टडी करना है उसने। तो अगर मेरा प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है, तो प्रेशर कांस्टेंट होने के बाद चार्ल्स ने क्या स्टेटमेंट दिया है हमें कि किसी भी पर्टिकुलर गैस का अगर प्रेशर कांस्टेंट है, तब अगर उसके टेम्परेचर में कोई चेंज किया जाता है, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये किसी भी गैस के प्रेशर को अगर कांस्टेंट कर दिया जाए, किसी गिवन मास की गैस के प्रेशर को अगर कांस्टेंट कर दिया जाता है, उसके बाद अगर मेरे टेम्परेचर में कोई भी चेंज किया जा रहा है, तो उसका वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। वो इफेक्ट कुछ इस तरह से होगा, टेम्परेचर में किसी भी 1 डिग्री का चेंज, कोई 1 डिग्री का चेंज, कोई 1 डिग्री क्यों कह रही हूं, क्योंकि टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज भी किया जा सकता है, टेम्परेचर 1 डिग्री डिक्रीज भी किया जा सकता है। कि टेम्परेचर में 1 डिग्री के चेंज पर वॉल्यूम पे इफेक्ट क्या पड़ेगा। वॉल्यूम, अगर मेरा टेम्परेचर इंक्रीज किया जा रहा है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मेरा टेम्परेचर इंक्रीज किया जा रहा है तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, पर कितना इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, जितना वॉल्यूम, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जितना वॉल्यूम उसी गैस का 0 डिग्री से
सेल्सियस पर 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रेशर कांस्टेंट होने के बाद टेम्परेचर तो मेरा कितना हो गया 0 डिग्री। उसी गैस को अगर मैं प्रेशर कांस्टेंट रखूं, टेम्परेचर मेरा 0 डिग्री हो जाए, तब जो इसका वॉल्यूम होगा उस गैस का, उस गैस में उतना ही अमाउंट, सारा देखो मैं क्या बोल रही हूं, मास, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये 4 चीजें हैं। मास मेरा फिक्स, क्योंकि मैं किसी पर्टिकुलर गैस की बात कर रही हूं तो वो हमारा पर्टिकुलर मास लेकर ही आ रही है। तो उस पर्टिकुलर मास के साथ अगर मैंने प्रेशर कांस्टेंट कर दिया है और मैं बात कर रही हूं कि इसमें वॉल्यूम में चेंज कितना होगा, कब होगा, तो वो आपको डिफाइन करना है कि उसी गैस को अगर मैं 0 डिग्री सेल्सियस पर ले जाऊं तो मेरा टेम्परेचर भी कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट 0 डिग्री सेल्सियस, तो इसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और सपोज वो कांस्टेंट हमारा V नोट हो गया, V0 करके V नोट अगर मेरा वो वॉल्यूम हुआ, तो उस वॉल्यूम में V नोट बाय 273 अमाउंट का चेंज आएगा इस हर एक टेम्परेचर वेरिएंस पर। अब ध्यान से सुनो, अभी तक अगर आपको समझ नहीं आया क्या है, चाल ने क्या कहा, मेरे किसी भी पर्टिकुलर गिवन अमाउंट ऑफ मतलब गिवन मास ऑफ गैस का अगर मैं प्रेशर कांस्टेंट कर देता हूं, तो प्रेशर कांस्टेंट करने के बाद मेरे टेम्परेचर में कोई भी 1 डिग्री का वेरिएंस आए, कोई भी 1 डिग्री का वेरिएंस मतलब चाहे मैं इंक्रीज कर रहा हूं चाहे मैं डिक्रीज कर रहा हूं, अगर मेरा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा। पर कितना इंक्रीज करेगा, 1/273 ऑफ वॉल्यूम ऑफ एक सेकेंड, 1/273, इसकी बात कर रही हूं, वॉल्यूम कितना चेंज होगा, 1/273 ऑफ वॉल्यूम ऑफ इनिशियल स्टेट कह लो और एट 0 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम, कि हमारा जितना भी टेम्परेचर वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस पर जो वॉल्यूम था उस गैस का, उस वॉल्यूम का 1/273 का चेंज आएगा। मींस क्या हुआ, कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर मेरा टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो मेरा वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा। पर कितना इंक्रीज करेगा, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, यहाँ देखिए, दोबारा एक बार इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे दिया है, इसको ओवरऑल समझिए क्या कह रहा है ये। देखो, सबसे पहली बात, किसी भी गिवन मास की गैस के लिए अगर वो प्रेशर कांस्टेंट करता है तब वो कहता है कि वॉल्यूम में चेंज आएगा। ध्यान से सुन लो, सिर्फ एक लाइन अगर आपको समझ आ गई उसके बाद कुछ नहीं है इसमें। किसी भी पर्टिकुलर गिवन मास की गैस के लिए प्रेशर अगर कांस्टेंट कर दिया जाए तो उसके वॉल्यूम में चेंज आएगा टेम्परेचर के चेंज करने से। कि मतलब अगर मैं टेम्परेचर में चेंज करूं तो टेम्परेचर में चेंज करने से मेरे वॉल्यूम में चेंज आएगा। पर कितना चेंज आएगा, वो कहता है कि अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो मेरा वॉल्यूम इंक्रीज करता है, जब मैं टेम्परेचर डिक्रीज करता हूं तो मेरा वॉल्यूम डिक्रीज करता है। पर कितना इंक्रीज या कितना डिक्रीज करता है, उसने ये भी हमारे पास मैथमेटिकल टर्म दी हुई है। और कितना इंक्रीज या डिक्रीज करता है, वो कहते हैं टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूं तो मेरा वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, पर एक पर्टिकुलर फैक्टर के साथ इंक्रीज करेगा। और वो पर्टिकुलर फैक्टर क्या है, मतलब इंक्रीज कर रहा है तो कुछ टर्म ऐड होगी, तो वो ऐड वाली टर्म कितनी है, वो कहता है कि जितना मेरा उस गैस को अगर मैं 0 डिग्री टेम्परेचर पर ले जाऊं, 0 डिग्री टेम्परेचर, प्रेशर मेरा कांस्टेंट, मास मेरा कांस्टेंट, तो मतलब मैं उस गैस को किसी 0 डिग्री टेम्परेचर पर ले जाता हूं, तब उस टाइम पे जो उसका वॉल्यूम होगा, सपोज कर लिया हमने, क्योंकि टेम्परेचर मेरा उस टाइम पे क्या है 0 डिग्री, तो मैं उसको T नोट बोल सकती हूँ। उसको क्या बोल सकती हूँ, T नोट टेम्परेचर, मतलब या फिर 0 कहो कि T नोट मेरा किससे इक्वल है 0 के, तो वहां हमने सपोज कर लिया वॉल्यूम उसका V नोट है, तो उस वॉल्यूम का 273
273th पार्ट जो है वो हमारा ऐड होगा उस वॉल्यूम में। कब? अगर मैं टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज कर दूं। समझ आया? ये कहता है कि किसी भी गैस का गिवन मास है, प्रेशर मेरा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट होने के बाद हर एक डिग्री इंक्रीज या हर एक डिग्री इंक्रीज या डिक्रीज होने पे मेरा वॉल्यूम भी उतना ही इंक्रीज या डिक्रीज होगा, पर एक पर्टिकुलर फैक्टर के साथ इंक्रीज या डिक्रीज होगा। वो V0 बाय 273 है। और ये V0 कौन सा वॉल्यूम है? ये वॉल्यूम है जब मेरी वही गैस टेम्परेचर 0 पर जो वॉल्यूम अटेन करती है, ये वो वॉल्यूम है उसका 273th पार्ट जो है उस वॉल्यूम में इंक्रीज होगा। कब? अगर मेरा टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज किया जाए। और डिक्रीज होगा कब? अगर मेरा टेम्परेचर 1 डिग्री डिक्रीज किया जाए, तब मेरा ये फैक्टर क्या हो जाएगा? V माइनस V0 बाय 273। आई होप अब आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब सपोज कीजिए कि मेरा V0 वॉल्यूम कौन सा है? जब मेरा टेम्परेचर क्या है? T0 है। कि V0 मेरा वॉल्यूम है जब मेरा टेम्परेचर T0 है, मतलब कब? एट 0 डिग्री सेल्सियस पर मेरा वॉल्यूम क्या है? V0 और टेम्परेचर मेरा क्या है? T0 हमें तो पता है वैसे तो 0 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर मैं इस T0 में 1 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीमेंट ले आऊं, 1 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीमेंट ले आऊं, तो मतलब मैं सपोज इसको T1 की बात कर रही हूं, तो यहाँ पर मेरा V0 कितना हो जाएगा? V0 हो जाएगा मेरा चेंज होके V0 में कितना फैक्टर ऐड होगा? V0 बाय 273th फैक्टर ऐड हो जाएगा। वो मेरा किसके इक्वल आएगा? V1 के इक्वल आएगा। समझ आया? तो यहां से मेरे पास V1 किसके इक्वल आ रहा है? V0 कॉमन ले लेते हैं, 1 + 1 बाय 273 इसके इक्वल आ गया। समझ आया यहाँ से कि V1 मेरा V0 1 + 1 बाय 273। सपोज कीजिए कि मैं अपने टेम्परेचर को, पहले तो मैंने 1 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज किया था, अब ये थोड़ी होगा कि मैं सिर्फ 1 ही डिग्री का इंक्रीमेंट लेके आऊंगी अपने टेम्परेचर में, उस गैस के टेम्परेचर को सिर्फ 1 डिग्री ही राइज करूंगी। हम सपोज बहुत ज्यादा राइज कर देते हैं और हम इसको एज्यूम कर लेते हैं, ये 1 की जगह हम T मान लेते हैं कि मैं किसी T टेम्परेचर तक राइज कर दिया उसको। तो अगर मेरा टेम्परेचर 1 डिग्री राइज ना होकर T डिग्री राइज अगर हुआ है, तो वहां पर मेरा वॉल्यूम भी तो चेंज होगा ना, ये वाला वॉल्यूम भी तो चेंज होगा। और वो वॉल्यूम कितना चेंज होएगा? VT जो नया वॉल्यूम आने वाला है, यहाँ पर मैंने V1 लगाया था क्योंकि मेरा 1 डिग्री सेल्सियस का राइज था। अब मैं T डिग्री सेल्सियस का राइज कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पर VT लगा रही हूँ। तो VT कितना आ जाएगा आपके पास? इधर लिख रही हूँ, VT कितना आ जाएगा आपके पास जब आपने टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस राइज किया? उसी वॉल्यूम में जो V0 वॉल्यूम था, इसी वॉल्यूम में मेरा राइज हो जाएगा कितना? V वॉल्यूम में मेरा राइज हो जाएगा कितना? V0 बाय 273। हमारे पास VT टेम्परेचर कितना आ गया? VT इज इक्वल टू, या फिर यूं लगा के चलो कि V0 में ही उतना राइज हो जाएगा, तो VT इज इक्वल टू V + V0 बाय 273। आपके पास एक नया वॉल्यूम आ चुका है जो कि हमारे गिवन वॉल्यूम में V0 बाय 273 का एडिशन होगा, बट साथ में उसको T टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा इतनी बार वो टर्म्स ऐड होगी, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ 1 ही डिग्री का राइज था, तो हमें V0 बाय 273 ऐड करना पड़ा, बट यहाँ पर हमारा T डिग्री सेल्सियस तक राइज कर रहे हो, तो V + V0 बाय 273 इंटू T, ये टर्म आपके पास आ गई। तो आपके पास एक VT किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर चेंज होने वाला वॉल्यूम आपके पास आ चुका है। तो अब इसको मैथमेटिकली हमारे पास ये एक इक्वेशन आ चुकी है, इसको याद रखना, इक्वेशन नंबर 1। इसमें थोड़ा सा हम वेरिएंस की बात करते हैं। ये तो हमने इंक्रीमेंट की बात कर ली कि इंक्रीज होने पे अगर मेरा वॉल्यूम आएगा तो वॉल्यूम इस तरह से इंक्रीज होगा। अब यहीं पे हम बात करें कि अगर डिक्रीज हो जाए, जैसे हमने
स्टार्टिंग में माना कि V नॉट वॉल्यूम कौन सा था जब मेरा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था, तो मैंने 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करके देख लिया तो मेरे पास एक नया वॉल्यूम आ गया। फिर इसी तरह से हमने कहा कि हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, हमने सोचा कि T डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज कर देते हैं, तो T डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज करने पे मेरे पास एक नया वॉल्यूम आ गया है, विच इज VT इज इक्वल टू V प्लस V नॉट बाई 273 इंटू T। कि इसमें क्या चेंज आने वाला है वो हमारे पास ये टर्म आ गई। तो यहाँ से V नोट में ही चेंज चेक कर रहे थे हम कि V नोट में क्या चेंज आ रहा था। तो यहाँ से अब ये तो इंक्रीमेंट की बात हुई, डिक्रीज अगर मैं ये कंडीशन लेके चलूं कि V नोट मेरा टेम्परेचर सॉरी वॉल्यूम था, T नोट मेरा वो टेम्परेचर था जब मेरा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था, तो इसमें अगर मैं डिक्रीज करने लगूं 0 डिग्री सेल्सियस से अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज करने लगूं, तो डिक्रीज में आप सभी को पता है कि डिग्री सेल्सियस में 0 से छोटा नंबर क्या होगा, -1, उससे छोटा -2, -3, इस तरह से डिक्रीज होता है ना। तो मैं -1 डिग्री सेल्सियस पर, -2 डिग्री, -3 डिग्री सेल्सियस पर जब ये चीज चेक करने लगी और वहां से वॉल्यूम हमने कैलकुलेट करना स्टार्ट किया, तो यहाँ पर जिस प्लस की जगह माइनस साइन करते चले जाएंगे और यहाँ टी की जगह हम -1, -2, -3 वैल्यूज पुट करते चले जाएंगे। पर क्या ऑब्जर्व किया, क्या चीज ऑब्जर्व की गई कि जब हम डिक्रीज करने लगे तो वो जो वॉल्यूम में जो चेंज आ रहा था वो वॉल्यूम में चेंज 273 -273 डिग्री सेल्सियस तक, -273 डिग्री सेल्सियस तक हम नेगेटिव डायरेक्शन में जा सकते थे, उससे ज्यादा नेगेटिव डायरेक्शन में जाना पॉसिबल नहीं था। तो यहाँ पर हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जब मैं इस टेम्परेचर पर जाती हूँ, किस पे, -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जाती हूँ, तब मेरा वॉल्यूम जो है वो 0 हो जाता है। इसका मतलब क्या कि मेरा वॉल्यूम किसी भी गैस का 0 कब हुआ, जब वो -273 डिग्री सेल्सियस पर ले जाया गया, वहां से मुझे वॉल्यूम 0 मिल गया। अब देखो जब हम इंक्रीज कर रहे थे टेम्परेचर तो मेरे वॉल्यूम की वैल्यू इंक्रीज करती जा रही थी, किसी एक पर्टिकुलर फैक्टर में इंक्रीमेंट होता जा रहा था। बट जैसे ही मैंने वॉल्यूम डिक्रीज करना स्टार्ट किया, -1, -2, -3, 4, इस तरह से जाते जाते हमने -273 तक किया, तो वॉल्यूम डिक्रीज होता जा रहा था पर 0 नहीं हो रहा था। पर हमने जैसे ही -273 पर गए तो वॉल्यूम मेरा गैस का 0 हो गया। इसका मतलब इस टेम्परेचर पर, टेम्परेचर की क्या वैल्यू है, -273 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर पर मेरी गैस एग्जिस्ट ही नहीं करती। इससे अगर -272 की भी अगर बात करते हो, सॉरी 4 की, -274 की बात करते हो आप, 73 से छोटा कौन सा होगा, 74, ये तो हम जा ही नहीं सकते। बट अगर मैं यहाँ पर 72 की अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी मेरी गैस की एग्जिस्टेंस है कुछ माइनर अमाउंट में, बट हमारा 73 के बाद हमारी गैस की एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, वहां पर मेरा वॉल्यूम 0 हो जाता है। तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, एट -273 डिग्री सेल्सियस गैस विल सीजेस, मतलब एग्जिस्ट नहीं करती, गैस विल सीज मींस वहां पर एग्जिस्ट नहीं करती। अब इस -273 को हमारा केल्विन स्केल आप सभी ने पढ़ा है, केल्विन स्केल में इस -273 डिग्री सेल्सियस को 0 केल्विन का नाम दिया गया। किस, ये 0 केल्विन जो है वो किसके इक्वल हुआ, -273 डिग्री सेल्सियस को, -273 डिग्री सेल्सियस को 0 केल्विन का नाम दिया गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर मेरा -273 डिग्री सेल्सियस 0 केल्विन के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 डिग्री सेल्सियस का क्या मीनिंग है, फिर 0 डिग्री सेल्सियस का क्या मीनिंग है, तो 0 डिग्री सेल्सियस आपका 273 केल्विन के इक्वल होगा, 273 केल्विन के इक्वल होगा, और -273 डिग्री सेल्सियस आपका केल्विन के इक्वल होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरा ये टेम्परेचर स्केल है और यहाँ पर मैं अगर 0 डिग्री सेल्सियस कह रही हूँ, यहाँ पर मैं 0 डिग्री सेल्सियस कह रही हूँ और यहाँ पर मैं 273 डिग्री सेल्सियस बोल रही हूँ, तो यहाँ पे मुझे -273 तक अगर हम आ गए हैं तो यहाँ से केल्विन जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको 1 केल्विन का नाम दे दिया, 0 केल्विन का नाम दे दिया।
तो 0 केल्विन का नाम दिया। तो वो जैसे जैसे आगे बढ़ते गए 1 2 3 4 5 6 आगे केल्विन लगाते जाएंगे। -272 -271 -270 इस तरह से आगे जब हम जाते जाएंगे वो उसको 1 केल्विन 2 केल्विन 3 केल्विन का नाम देते गए। और जब वो 0 डिग्री सेल्सियस पर आए इतने उनका क्या आ चुका था 273 के, ये वैल्यू उनके पास आ चुकी थी। तो इसका मतलब 0 डिग्री सेल्सियस मेरा किसके इक्वल होता है 273 के इक्वल होगा। और -273 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होता है आपका 0 केल्विन के। तो यहां से हम एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं क्या कि अगर मुझे केल्विन में कोई भी टेम्परेचर चाहिए, कोई भी टेम्परेचर अगर मुझे केल्विन में चाहिए और वो आपको सेल्सियस में गिवन है, सेल्सियस में गिवन है T डिग्री सेल्सियस सपोज आपके पास गिवन है, तो उसमें आप 273 ऐड कर दो, 273 ऐड कर दो तो वो आपको केल्विन में मिल जाएगा। कैसे कि अगर मेरे पास 273 सपोज यहां पर 1 डिग्री सेल्सियस गिवन है, 1 डिग्री सेल्सियस गिवन है, आपको उसमें क्या करना है 273 ऐड करोगे क्या हो जाएगा 274 केल्विन। क्योंकि अभी हमने देखा 0 डिग्री सेल्सियस पर तो 273 केल्विन होता है, तो जैसे ही हम 1 डिग्री सेल्सियस की बात करेंगे तो वो 274 केल्विन के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से आपके पास एक मैथमेटिकल इक्वेशन आई कि T, जो कि T कैपिटल T किसको रिप्रेजेंट कर रहा है केल्विन टेम्परेचर को, इज इक्वल टू सेल्सियस टेम्परेचर प्लस 273। और एक चीज और याद रखना कि जो आपका ये 0 केल्विन आया है ना, इसको एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर का नाम दिया गया है। एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। अगर आपसे कोई भी पूछता है कि एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर कौन सा होता है, तो जो 0 केल्विन, अगर केल्विन में पूछेगा तो 0 केल्विन, और अगर डिग्री सेल्सियस में आपसे पूछ रहा है तो -273 डिग्री सेल्सियस जो है वो एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर है। तो यहां से हमें पता चला कि एक्चुअल में कोई भी किस पर्टिकुलर टेम्परेचर तक हम जा सकते हैं, लीस्ट टेम्परेचर तक, तो वो है आपका -273 केल्विन और सॉरी डिग्री सेल्सियस। अब यहां से आप अभी जो इक्वेशन हमने डिराइव की थी, मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया था, वो इक्वेशन दोबारा से लिखिए। तो आपके पास VT इज इक्वल टू V नोट, में उस इक्वेशन में से कॉमन निकाल रही हूं 1 प्लस T बाय 273 बच गया। उस इक्वेशन में VT इज इक्वल टू V नोट बाय V नोट मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस T बाय 273 बचा। अब इसी इक्वेशन में से यहां से देखो इन दोनों इक्वेशंस को आपने रिलेट करना है, इसमें एलसीएम लोगे तो ये किसके इक्वल आ गया V नोट T प्लस 273 लिख सकते हो, एलसीएम लेने के बाद डिवाइडेड बाय 273, ये इक्वेशन लिखी जा सकती है। यहां से अब VT इज इक्वल टू V नोट, और अभी आपने देखा T प्लस 273 तो किसके इक्वल है कैपिटल T के, और ये कैपिटल T कौन सा टेम्परेचर है जो कि केल्विन टेम्परेचर है। स्मॉल t से हमने किसको रिप्रेजेंट किया था जो कि डिग्री सेल्सियस, क्योंकि अभी तक जो भी हमने चार्ल्स लॉ के बारे में पढ़ा था या हम जो भी पढ़ रहे थे वो डिग्री सेल्सियस में बात कर रहे थे। तो ये भी टेम्परेचर हमारा कौन सा है डिग्री सेल्सियस का। तो डिग्री सेल्सियस में जैसे ही आप 273 ऐड करते हो वो किसमें कन्वर्ट कर देता है, उसको टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट कर देगा, डिवाइडेड बाय 273। और आपको पता है 273 केल्विन किसके इक्वल होता है 0 डिग्री सेल्सियस के, 0 डिग्री सेल्सियस के। और क्या मैं इसको बोल सकती हूँ T नोट, कैपिटल T नोट। तो कैपिटल T नोट से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 273 की जगह आप वैल्यू पुट कर दो T नोट, तो VT इज इक्वल टू V नोट T बाय T नोट, T बाय T नोट, और T नोट आपने किसकी जगह पुट किया है 273 डिग्री सेल्सियस, सॉरी डिग्री सेल्सियस में था ये 273 डिग्री सेल्सियस, और 273 डिग्री सेल्सियस आप सॉरी, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो T नोट में। अब यहां से देखिए आपके पास मैथमेटिकल इक्वेशन आ चुकी है VT इज इक्वल टू V नोट मल्टीप्लाइड बाय T नोट।
T बाय टी नोट। क्या मैं इसको लिख सकती हूँ रीअरेंज करके? VT बाय V नोट, VT बाय V नोट इज इक्वल, सॉरी VT बाय T कर दो, VT बाय T इज इक्वल टू V नोट बाय T नोट, V नोट बाय T नोट। ये हमारा केल्विन टेम्परेचर की फॉर्म में है, ये हमारा फाइनल वॉल्यूम जो आएगा वो है, ये हमारा इनिशियल वॉल्यूम है। या 0 डिग्री सेल्सियस पर बात करो, ये भी हमारा कब है? जब 0 टेम्परेचर हमारा हो जाता है, वही इक्वेशन है। तो ये दोनों अगर इक्वल है तो किसी ना किसी कांस्टेंट की इक्वल आएंगी, दोनों अगर इक्वल है तो किसी ना किसी कांस्टेंट की इक्वल आएंगी। तो यहां से मैं जनरल इक्वेशन ऐसे लिख सकती हूँ, VT या फिर VT बाय T इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि ये दोनों अगर कांस्टेंट के इक्वल है तो ये भी हमारा सिंगल सिंगल भी इक्वल होगी। और अगर ये दोनों इक्वल हैं और ये वाली टर्म इक्वल है, तो अगर कांस्टेंट के साइन या मैं किसी कांस्टेंट को रिमूव करना चाहती हूँ और यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लाना चाहती हूँ, तो यहाँ से VT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T लिखा जा सकता है। जैसे आप प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिमूव करने के लिए कांस्टेंट लेके आते हो, इसी तरह एक कांस्टेंट की जगह हम यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ला सकते हैं। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो चार्ल्स ने क्या चीज ऑब्जर्व की कि किसी भी पर्टिकुलर गिवन मास ऑफ गैस का अगर प्रेशर कांस्टेंट कर दिया जाए तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा। वॉल्यूम जो है अगर वो टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तो वॉल्यूम भी डिक्रीज करेगा। इस चीज को मैथमेटिकली प्रूव कर दिया चार्ल्स ने, जो कि उसने स्टार्टिंग में ही कही थी कि वॉल्यूम इंक्रीज करने से टेम्परेचर इंक्रीज होता है और टेम्परेचर डिक्रीज करने से वॉल्यूम भी डिक्रीज होता है। पर एक पर्टिकुलर फैक्टर की हेल्प से उसने इसलिए एक्सप्लेन किया था क्योंकि उन्होंने यहाँ पर केल्विन टेम्परेचर को मतलब इन्वॉल्व कर दिया इसमें। तो यहां से हमारे पास मैथमेटिकल रिलेशन आई। अब अगर ये रिलेशन है हमारे पास कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सपोज मेरा वॉल्यूम V नोट है तो मेरा टेम्परेचर होगा T नोट, मतलब किसी T नोट टेम्परेचर पर मेरा वॉल्यूम V नोट है, किसी V1 टेम्परेचर पर मेरा टेम्परेचर T1 रहा होगा, सॉरी किसी T1 टेम्परेचर पर मेरा वॉल्यूम V1 रहा होगा, उल्टा बोल दिया मैंने, किसी T1 टेम्परेचर पर मेरा वॉल्यूम V1 हो जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चेंज होंगे दोनों साथ साथ। जैसे ही मेरा टेम्परेचर T नोट था, मेरा वॉल्यूम V नोट रहा होगा। T1 टेम्परेचर मैंने किया तो वॉल्यूम में भी चेंज आया होगा, डेफिनेटली वो V1 हो गया होगा। तो अगर मैं यहाँ से इस इक्वेशन से बात करती हूँ तो यहाँ पर मेरे पास इक्वेशन आएगी V नोट बाय T नोट इज इक्वल टू V1 बाय T1। ये भी आपकी मैथमेटिकल इक्वेशन हो जाएगी और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो V नोट बाय V1 इज इक्वल टू T नोट बाय T1। जैसे आपने बॉयल्स लॉ की एक मैथमेटिकल इक्वेशन और लिखी थी, इसी तरह से चार्ल्स लॉ की। तो यहाँ पर अगर आपको दो टेम्परेचर और एक वॉल्यूम गिवन है तो एक वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो, दोनों वॉल्यूम और एक टेम्परेचर गिवन है तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये मैथमेटिकल पर्पज के लिए है और ये आपका थ्योरेटिकल पर्पज के लिए आपकी लॉ होगा। थर्ड लॉ को डिस्क्राइब करते हैं। बाकी के तीन लॉज जो है वो बहुत सिंगल लाइन के स्टेटमेंट्स हैं जस्ट, इसीलिए आपको ज्यादा लेंथी करने की जरूरत नहीं है। तो थर्ड आपका होगा एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रो लॉ। ये तो बहुत छोटे छोटे हैं, हमारे दो लेंथी लॉ वही थे, बॉयल्स लॉ भी बहुत छोटा था, चार्ल्स लॉ की आपकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी लेंथी हो गई थी। एवोगैड्रो लॉ जो है इसमें आपको देखो, बॉयल्स लॉ में आपने टेम्परेचर कांस्टेंट किया था, चार्ल्स लॉ में आपने क्या किया, प्रेशर कांस्टेंट कर दिया। एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है, टेम्परेचर को भी कांस्टेंट करता है और ये प्रेशर को भी कांस्टेंट करता है। तो एवोगैड्रो जो थे 1811 में एवोगैड्रो ने हमें ये लॉ दिया था और इन्होंने क्या कहा कि किसी भी पर्टिकुलर गैस का, किसी भी गैस का मतलब है कि पर्टिकुलर गैस नहीं लेके चलता। सबसे पहली बात तो इन्होंने कहा कि कोई भी गैस ले लो, हमारे यूनिवर्स में कोई भी गैस एग्जिस्ट कर रही है, उस गैस का अगर मैं टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स कर देता हूँ, कांस्टेंट कर देता हूँ और एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, देखो जैसे मान लो मेरे पास A, B, C ये तीन गैस हैं, इन्होंने क्या कहा एवोगैड्रो ने कि इन तीनों गैसेस का मैं टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट कर दूं, कि मैंने टेम्परेचर भी वही फिक्स रखा सभी का, तीनों का, और प्रेशर भी तीनों
तीनों का फिक्स रखा और इनका वॉल्यूम भी मैंने इक्वल ले लिया, इक्वल वॉल्यूम मैंने लिया इन तीनों गैसेस का। तीनों गैसेस के अगर इक्वल वॉल्यूम की कोई भी गैस का टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट कर दिया जाए तो ये उन्होंने मतलब कंफर्म कर दिया इस लॉ की हेल्प से कि उनके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो भी इक्वल ही होंगे। ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट है ये चीज कि अगर किन्हीं भी गैसेस का इक्वल वॉल्यूम की किसी भी गैस का अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट कर दिया जाए तो उसमें हमारे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं एट इक्वल वॉल्यूम ऑफ एनी गैसेस, किन्हीं भी गैसेस का वॉल्यूम अगर मैं इक्वल कर देता हूं तो उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स of that gases are also equals irrespective of their nature, कि मतलब अलग अलग नेचर की तीनों गैसेस हैं, अलग अलग बिहेवियर है, वैसे तो इनका रिएक्टिंग बिहेवियर अलग अलग है, बट अगर इनका वॉल्यूम इक्वल हो जाए कांस्टेंट टेम्परेचर, किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पर, तो इक्वल वॉल्यूम की कोई भी गैस अगर लोगे तो उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो भी इक्वल होंगे। अगर इसको हम मैथमेटिकली प्रूव करना चाहें, आप सभी को पता है वन मोल ऑफ एनी गैस, किसी भी गैस के अगर 1 मोल की बात हम करते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। पढ़ा हुआ है सबने, 12th क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि 1 मोल ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स कंटेन करते हैं। तो अगर एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक मोल ऑफ गैस में अगर इतने मॉलिक्यूल्स कंटेन करता है, तो आपको पता होगा कि किसी भी गैस को अगर मैं 273 केल्विन टेम्परेचर पर लेती हूँ, मैं किसी भी गैस की बात कर रही हूँ, कोई भी, जैसे हमने एबीसी 3 एग्जांपल्स लिए थे गैसेस के, इन तीनों गैसेस में से कोई भी गैस ले रहे हो, अगर उस गैस को 273 केल्विन टेम्परेचर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर मैं प्रोवाइड करूं, किसी भी गैस को अगर मैं 273 केल्विन टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर मैं प्रोवाइड करूं, तो वो 22.4 लीटर वॉल्यूम अटेन करता है। वो गैस 22.4 लीटर वॉल्यूम अटेन करती है, पर कंडीशन एक होगी कि जो भी आप गैसेस ले रहे हो उसका कितना अमाउंट लेना है, 1 मोल ऑफ दैट गैस, उस गैस का 1 मोल, कोई भी गैस ले लो यूनिवर्स की, 1 मोल ऑफ दैट गैस को अगर मैं टेम्परेचर प्रोवाइड करूं 273 केल्विन और अगर मैं प्रेशर प्रोवाइड करूं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये अंडरस्टूड है उस गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर ही होगा, इससे ज्यादा या इससे कम नहीं होगा। तो यहां से हमारा क्या रिजल्ट निकल के आया कि वॉल्यूम तो कितना अटेन करेगा, 22.4। यहाँ पर मैंने टेम्परेचर फिक्स करा था और ये प्रेशर फिक्स करा था, टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स होते ही मेरा वॉल्यूम भी क्या हो गया, फिक्स हो गया। 1 मोल है तो 1 मोल का मतलब क्या है, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होता है 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। तो यहाँ से वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन आ गया कि वॉल्यूम जो है वो मेरे किसके प्रोपोर्शनल आ गया, क्योंकि मैंने 1 मोल की बात की है, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। एन तो यहाँ पर क्या है, एवोगैड्रो नंबर। बट हमने जो स्टेटमेंट दी थी अभी स्टार्टिंग में, वो स्टेटमेंट क्या दी थी कि किसी भी इक्वल वॉल्यूम की गैस को अगर मैं कोई कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर प्रोवाइड करती हूँ तो उसके बाद हमें सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, या उस मतलब इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। बट ये तो हमारा क्या है, एवोगैड्रो नंबर, और एवोगैड्रो नंबर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के। तो यहाँ से मेरा V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के, तो वॉल्यूम मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर। तो ये आपका रहा एवोगैड्रो लॉ, बहुत छोटा सा था, इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए जस्ट। तो ये आपका हुआ कंप्लीट एवोगैड्रो लॉ। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट लॉ रहेगा आपका ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। कौन सा होगा ये, 4th, क्या है आपका ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राम्स
लॉ ऑफ डिफ्यूजन, देखो ये लॉ क्या कहता है, सिंपल सी एक लाइन की स्टेटमेंट है, रेट ऑफ लॉ ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ लॉ ऑफ डिफ्यूजन नहीं सॉरी रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एनी गैसेस, किसी भी गैस का अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन आपको कैलकुलेट करना है तो वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी ऑफ दैट गैस, डेंसिटी ऑफ दैट गैस, कि जितनी ज्यादा डेंस होगी उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना कम होगा, जितनी कम डेंस होगी कोई भी गैस उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ही ज्यादा हमारा होगा। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी, बट यहाँ पर कंडीशन क्या रहेगी, एट कांस्टेंट प्रेशर, कि अगर हमारा प्रेशर किसी भी गैस का कांस्टेंट कर दिया जाए तो अगर मुझे उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन फाइंड आउट करना है तो उसके लिए मुझे उसकी डेंसिटी पता होनी चाहिए। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन आपका उस गैस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ दैट गैस। अब इसकी बात आती है कि अगर एक से ज्यादा गैस है तब आप रेट ऑफ डिफ्यूजन कैसे फाइंड आउट करोगे। तो अगर एक से ज्यादा गैस है, सपोज आपके पास ए एंड बी दो गैसेस है, ए और बी दो गैस है, तो इसमें हम इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन सपोज R1 है, इसका हमारा R2 अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन है तो यहाँ से आपकी डेंसिटी इसकी क्या मान लिया D1 है, इसकी डेंसिटी D2 है, तो वहां से अगर आपको रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ दैट गैसेस अगर आपको कैलकुलेट करना है तो R1 बाय R2 इनका रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। मतलब दो गैसेस को अगर मिक्स किया जा रहा है तो वहां पर R1 बाय R2 ये आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ D2 बाय D1 के इक्वल, किसके इक्वल हो जाएगा, D2 बाय D1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कैलकुलेट कर सकते हो। इनमें से अगर आपको तीन चीजें पता है तो एक को आप कैलकुलेट कर सकते हो मैथमेटिकली। उसके बाद अगर हम बात करें डेंसिटी, अगर आप डेंसिटी की रिलेशन फाइंड आउट करो तो वेपर डेंसिटी जो आपकी होगी, वेपर डेंसिटी ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास बाय 2 के इक्वल होती है। तो यहाँ पर मैं 2 मल्टीप्लाई भी यही कर रही हूँ, 2 इंटू वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होती है। ये रिलेशन आप कर भी चुके हो 11th-12th क्लास में। तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, यहाँ से डेंसिटी 2 इंटू डी डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास के इक्वल हो सकता है। तो यहाँ पर जब हम ये वैल्यूज पुट करेंगे तो ये इक्वेशन आपके पास क्या आ जाएगी, R1 बाय R2 स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी की जगह मैं मॉलिक्यूलर मास लिख सकती हूँ, तो यहाँ आ जाएगा आपका M2 बाय M1, क्योंकि D2 की वैल्यू क्या हो जाएगी M2 बाय 2 और D1 की वैल्यू क्या हो जाएगी M1 बाय 2, तो इससे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो M2 बाय M1। तो मॉलिक्यूलर मास की फॉर्म में भी रेट ऑफ डिफ्यूजन कैलकुलेट किया जा सकता है और डेंसिटी की फॉर्म में भी कैलकुलेट किया जा सकता है। अब क्वेश्चन आता है कि हो सकता है इन दोनों गैसेस की जो भी हमने मिक्स किया है रेट ऑफ डिफ्यूजन जिसका हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें प्रेशर आपका डिफर हो, मतलब दोनों गैसेस में प्रेशर अलग अलग एक्सर्ट कर रहा हो, तब आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर आपका प्रेशर अलग अलग है दोनों गैसेस के लिए तब आप रेट ऑफ डिफ्यूजन कैलकुलेट करना चाहते हो, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, रेट ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। किसी भी गैस का प्रेशर अगर आप इंक्रीज करोगे तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी इंक्रीज कर जाएगा। तो ये इक्वेशन आपके पास क्या आ जाएगी, R1 बाय R2 इज इक्वल टू P1 क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिवाइडेड बाय P2 साथ के साथ आपका M2 बाय M1। ये आप लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ D2 बाय D1। अगर डेंसिटी की फॉर्म में लिखना है तो D2 बाय D1 लिखोगे, मॉलिक्यूलर मास की फॉर्म में लिखना है तो M2 बाय M1 लिखोगे। बट हमारे पास मॉलिक्यूलर मास की फॉर्म में क्या ऑब्जर्व करना इजी होता है, इसीलिए हम मॉलिक्यूलर मास की फॉर्म में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो R1 बाय R2 इज इक्वल टू P1 बाय P2 स्क्वायर रूट ऑफ M2 बाय M1। तो आपका ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन भी हुआ कंप्लीट। फिफ्थ लॉ है आपका डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। फिफ्थ है आपका डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर
ये तो बहुत ही सिंपल सा लॉ है। किन्हीं भी गैसेस को अगर मिक्स किया जाता है, किन्हीं भी ऐसी गैसेस को मिक्स किया जाता है जो कि नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं, एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करती, किन्हीं नॉन रिएक्टिंग गैस को, किन्हीं नॉन रिएक्टिंग गैस को मिक्स किया जाता है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर में अगर नॉन रिएक्टिंग गैस को अगर मिक्स किया जाता है तो मिक्स करने में एक फिक्स वॉल्यूम होगा। देखो किसी कंटेनर में मिक्स कर रहे हैं हम उनको, तो उसका कोई फिक्स वॉल्यूम है, उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना प्रेशर टोटल एग्जर्ट होगा वो अलग अलग गैस पर डिपेंड करता है। सपोज करो मैंने 4 गैस जो है वो 4 नॉन रिएक्टिंग गैस, ये चीज ध्यान रखना, नॉन रिएक्टिंग गैस की बात होती है। नॉन रिएक्टिंग गैस जो है मैंने मिक्स की 4, ए, बी, सी और डी, 4 गैसेस को मैंने इसमें मिक्स किया, और जो इनका ओवरऑल प्रेशर होगा, कंप्लीट प्रेशर जो है, पार्शियल प्रेशर जो है, हमारा डाल्टन लॉ जो है वो हमारा यही बात बोलता है कि कंप्लीट प्रेशर कितना एक्सर्ट होगा इस कंटेनर के अंदर, वो हमारा इक्वल होता है पार्शियल प्रेशर, जिसका P1 मान लिया। अभी बताती हूँ क्या होता है पार्शियल प्रेशर, P2, P3 और ये हमारा P4 को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 के इक्वल होगा। अब क्या है ये P1 और P2, P3, P4? ये कहता है कि किन्हीं नॉन रिएक्टिंग गैसेस को अगर हम किसी कंटेनर में अगर मिक्स करते हैं तो उसका ओवरऑल प्रेशर उस कंटेनर में कितना होगा, वो हमारा डिपेंड करता है कि उस किसी सिंगल गैस को अगर मैं इसी कंटेनर में उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के साथ एक फिक्स वॉल्यूम के साथ, यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट नहीं होगा, सॉरी भाई, तो यहाँ पर अगर आपका इस सिंगल गैस को इसी कंटेनर के अंदर जो भी फिल किया जाता है, जो ये प्रेशर सिंगल ऑक्यूपाई होने पर एक्सर्ट करेगी P1, ये B को जब हम सिंगली ऑक्यूपाई करेंगे तो P2 प्रेशर एक्सर्ट करती है अगर, और C को जब फिल करेंगे तो अगर P3 एक्सर्ट कर रही है, तो इन सभी के एडिशनल सम के इक्वल हमारा एग्जर्ट होगा। कब? अगर मैंने चारों को एक साथ डाल दिया। तो कहने का मतलब क्या है, अगर सिंगल गैसेस को डाला जा रहा है तब जो वो अपना प्रेशर एक्सर्ट करेंगी उन सभी के सम के इक्वल होता है आपका टोटल प्रेशर। जब इन चारों को इकट्ठा डाला जा रहा है तो इसको बोला जाता है पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर मतलब सिंगल अपना खुद से ऑक्यूपाई करने वाला प्रेशर, वो है उन सभी के इक्वल होगा आपका कंप्लीट प्रेशर। और ये चीज याद रखनी है, पर नॉन रिएक्टिंग गैसेस के केस में ऐसा होता है। तो ये आपका हो गया डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। आपके 5 लॉ आज हमने डिस्कस कर लिए हैं, काफी लेंथी लेक्चर हो चुका है, बट आपका इंपॉर्टेंट थे सारे के सारे क्योंकि आगे यूज होने वाले हैं। तो इन सभी में आपने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, ग्राम्स लॉ और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, आपने 5 लॉ को अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है। अब मुझे नहीं लगता कि हमने इसमें कुछ छोड़ा है, तो हमने सारा का सारा एक्सप्लेन करा है। आज के लिए इतना ही रहेगा। कल आप इसमें करोगे इन सभी लॉज की हेल्प से आप कैसे आइडियल और नॉन आइडियल डिफाइन कर सकते हो, वो चीज हमने करनी है। तो आज के लिए आपका इतना ही रहेगा। तो अभी के लिए थैंक यू।